जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में हम कहानी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम चौथा कहानी पढ़ेंगे, राजा निर्वंशिया। तो देख सकते हैं ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, इसको हम पढ़ेंगे राजा निर्वंशिया। अब शुरू करते हैं कहानी को। तो इसमें देख सकते हैं राजा निर्वंशिया जो है ये कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ था। एक चीज़ और है ना, कई बार जैसे जितने लेखक हैं ना, उनका क्रम दे देता है जन्म के अनुसार और उसका क्रम लगाने को दे देता है। तो इसीलिए आप यहाँ से देख लेंगे कि कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था, 1932 में हुआ था। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अब की पॉइंट्स में देखेंगे कि राजा निर्वंशिया के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के समांतर दोहरी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण है। उसके वजह से क्या है, चंदा जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उत्पन्न आर्थिक मजबूरियों से हताश है। ये इसकी की पॉइंट्स हैं। उसके बाद अब देखेंगे मुख्य पात्र। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि इसके पात्र कौन कौन से हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए, जगपति। जगपति है कथावाचक के स्कूल का दोस्त है, चंदा का पति है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। चंदा कौन है, जगपति की पत्नी है। बच्चन सिंह कौन है, अस्पताल में कंपाउंडर है। राजा निर्वंशिया एक राज्य की संतानहीन राजा थे। रानी कौन थे, मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है। माँ, कथावाचक की माता जमुना सोनार एक इसमें नाम आता है। उसके बाद से मुंशी जी हैं, जो कि मधुसूदन जो है मुंशी जी के रूप में है। अब यहाँ से देखेंगे इसके प्रमुख तथ्य। तो प्रमुख तथ्य में क्या है, लोक कथात्मक शैली है। प्राचीन एवं आधुनिक युग की दो समांतर कथाएं चलती हैं। पहली कथा कौन सी है, राजा निर्वंशिया की कहानी, और दूसरी जो है जगपति तथा चंदा की कहानी। प्रमुख पंक्तियां देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जून 2024 में, आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट कहानी है, कि इसके क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में पूछे हुए हैं। फिर मैंने लास्ट में दो क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है जो कि पेपर में पूछा हुआ है, तो इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कुछ पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया हो और जिसमें पानी पाताल की गहराई तक चली गई हो। यह जून 2024 में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है। अब आप नीचे आएंगे और कहानी को पढ़ेंगे। चूंकि लंबी कहानी है तो एक एक करके पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए हम इसका मेन चीज देखेंगे, मेन तथ्य जो है वो देखेंगे। अब यहाँ से अब कहानी शुरू हो रहा है। एक राजा निर्वंशिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली की बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी पांचों नीचे दबी दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर से जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से साथिया बनाया जाता। साथिया उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख रंगोली टाइप का बनाया जाता है। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज अस्थिरता उभर आती। एक राजा निर्वंशिया थे, माँ सुनाया करती थी। उनके राज्य में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना काम काज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा से सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। फिर आगे क्या है, मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। आप यहाँ से देख सकते हैं, आ गया राजा जगपति, कहानी शुरू हो रही है। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती भी थी। मैं मैट्रिक पास करके स्कूल में एक नौकर हो गया और जगपति कस्बे में वकील के यहाँ मुहर्रिर। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जगपति कौन सा काम करता था, तो शहर के कस्बे के वकील के यहाँ मुहर्रिर था। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ, उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़के वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भंवर तब पड़ेगी जब पहली विदा की शायद होगी और तभी लड़की अपने ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर
कि लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयां लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी। गृहस्थी ढंग बार समझा दिया। जगपति की मां न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरिया दूसरों के आंगन में बीतने लगी, पर सांस का रोग था। अब देख सकते हैं उसकी जो सांस हुई, या जगपति की मां को कौन सा रोग था? सांस का रोग था। उन्हें एक दिन अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाड़ प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की, जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि वह विदा करवाना ना कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों के छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दे। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते भला। कहते कहते माँ की आंखों से आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंप कर सदा के लिए मौन हो गई। एक अरमान उसके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाई, और चंदा ने मन ही मन सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने का मिल गया था। पर घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता है जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत से जलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडलियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए, माँ सुनाती थी। राजा आखेट को जाते थे, वे 7वें रोज जरूर महल लौट आते थे। पर उस दफा जब गए तो वे 7वां दिन निकल गया, पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री के साथ लेकर खोज में निकली। इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। अब देख लेते हैं दयाराम एक जो पात्र है, तो वो कौन है? जगपति का साला है, ठीक है, जगपति का भाई है। अब आगे फिर देखेंगे। कहकर गया कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन खबर मिली कि बारात लौटने पर दयाराम के घर पर डाका पड़ा। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम के घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात का डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वाले ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घी बंद गई और जगपति और दयाराम ने छाती ठोकर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई, ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी जवानों। ये प्रमुख पक्तियां हैं, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं। पर दरवाजे तोड़ तड़तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांग को पार करते हुए निकल गई। दूसरी उसकी जांग के ऊपर कूले में समाकर रह गई। चंदा रोती कलपती और मनौतियां मानती जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के पास दयाराम को थोड़ी चोटें आई थी। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थी, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल में दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिससे सामान की जरूरत होती पहुंचा देते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांग की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों का देखभाल करते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था। कस्बे के बड़े आदमियों के लिए, छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे।
ये प्रायः आज भी ऐसी स्थिति बनी है। तो कहानियों का प्रासंगिकता तो यही होता है कि जो पहले के समय के लिए प्रासंगिक हो और अब के लिए भी हो। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों को कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक और आराम की कुर्सी थी, एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर कभी कभार आकर बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आधे लोग। छठे छमा से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा साथ ले जाते और उसे जीने मरने की खबर तक न मिलती। ये एक तरह से आप देखेंगे ना, तो उस समय महिलाओं की स्थिति क्या रही उनके स्वास्थ्य को लेके, इस पे एक दो लाइन से स्पष्ट होता है। और आज के भी घरों में ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे ऐसा ही हाल है। अब आगे देखेंगे। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। बच्चन सिंह वही जो कंपाउंडर है, उसके आने और पट्टी खोलने में कुछ ऐसा लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके थी और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता जैसे अभ्यस्त उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कराह उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बारगी मछली से तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह से टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। बच्चन सिंह सिहर गया और उसके हाथों की अव्यस्त निठुराई जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहो कराहो दर्द भरी चौखे चटकते शरीर से वातावरण में रहते हुए वो बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता, खाल सा आलू सा छील देता। उसके मन में जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर से बच्चे की तरफ फूंक फूंक कर पट्टी का नाम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एकसरता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही। और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा, अच्छी अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती है पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है, बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप हो गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अन्याय से निकल पड़ा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयों सो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते महीनों लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयाँ बड़ी ज़रूरत हैं उन्हें। अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वो रुक गया। फिर आगे क्या है? आगे चंदा से कृतज्ञता भरी नजरों से देखते हुए उड़ते पत्तों को अटकाव मिल गया हो, आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों से अपने पैरों को दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला था। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लेकर मरीजों के कमरे में एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयां तुम्हारे लिए जरूरी हैं, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों का नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम हो, देखा जाएगा। कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे मैं कहूंगी। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है।
ये भी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ये किसने कहा? जगपति ने कहा। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ठीक है, इसको अपने नोट्स में नोट कर लेना है। तुम नहीं जानती कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वो रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा। तीसरी रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत दवाइयां रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वो अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो। चंदा की नादानी और स्नेह से उलझ रहा हो, जैसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे कि आज तक तुमने कभी किसी और से उधार नहीं लिए, पर खुद तो तुमने लिए थे ना, और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते हो। तुम्हारा झूठा पौरुष तिल मिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए, ये दवाइयां किसी की मेहरबानी से नहीं हैं, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, उसी में आई है। मुझसे पूछा तक नहीं, जगपति ने कहा, जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया। कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रौ में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। और जब चंदा अंधेरे होते अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने की हुई, तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और ये भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का आसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वो बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। एक दिन पहचान के कारण उसी कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, लेकिन लैंप की रोशनी में केवल वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोने के अंधेरे में भी घनीभूत हो रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसने ही पहचान लिया। अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर के अंधेरे की ओर हो गया था। घुसते ही पहचान लिया। वो उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो, और ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया हो और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पकड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। अंधेरा, एकांत, घुटन, पांव, यही पंक्तियां तो पूछी गई थी, जैसे ऊपर मैंने नोट्स में मेंशन किया है ना, वो यही पंक्ति है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं, बच्चन सिंह अवाक तकता रह गया और उसे चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी की काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थितियां कौंध गईं। उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बेआवाज और निरर्थक होती हुई भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। अब देखते हैं फिर आगे क्या है। सामने का घना पेड़ स्तब्ध था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण से मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के ऊपर एक कराह की आवाज दूर मैदान को छो तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप, और दो क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उस सिर पर जमा दी। फिर उसके ऊपर पड़े कपड़े पर पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी मुहक फैलती जा रही थी। वह धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने उसकी ओर बढ़ा दिया और हाथों में लेकर बोला, सुनो। चंदा को उसने लिखा था, चंदा, यह मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम, अच्छा हाँ। अब मैंने यहाँ क्या किया ना, चूंकि कहानी बहुत लंबी है, इसलिए फिर मैंने लास्ट पेज को ले लिया और बीच में कहानी को छोड़ दिया है। बीच में एक्चुअल में होता क्या है कि आगे चल करके जो जगपति है और वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद वो क्या करता है, जो कंपाउंडर बच्चन सिंह है, उन दोनों मिल करके एक लकड़ी का दुकान खोल लेता है, जहाँ पे लकड़ी चीरने और पेड़ों को काटने का काम करते रहता है। इसी क्रम में
आगे चल करके चंदा को एक बेटा होता है, उधर राजा का भी एक बेटा होता है और रानी की अग्नि परीक्षा होती है। ठीक है, इस तरह इसको भी समाज में बहुत सारे लोगों को सुनना पड़ता है कि कहाँ से इसको भी बेटा हो गया, इस तरह की कहानी है। और फिर आप देख सकते हैं लास्ट में क्या होता है कि चंदा जो है अपने मायके चली जाती है और वहीं रहती है। फिर क्या होता है कि वो मर जाता है, उसके बाद से जो जगपति है ना लास्ट में वो मर जाता है। फिर जो मरने के बाद वो चंदा लिखता है, ये चंदा को उसने लिखा था जगपति ने। तो आप देखेंगे क्या लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना, अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी चंदा। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले ही मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चले आना। कानून को उसने लिखा था कि किसी ने मुझे नहीं मारा, किसी ने मुझे नहीं मारा, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा, उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपये खाए हैं, उन रुपयों का कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए, आग बच्चे से दिलवाई जाए बस। ये जगपति लिखता है और लिख करके वो लास्ट में क्या होता है ना, अफीम और ऐसा कुछ तेल मिला के पी जाता है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास के बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई, पर संदेह में डाल दिए। ये होती है अच्छी कहानियों का एक लेवल, जो कि जो भी पाठक हैं उनको सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि कहानियों का एक मकसद तो हृदय परिवर्तन भी होता है। जैसे कि प्रेमचंद्र का जो मूल मूल उद्देश्य था वो वही था कि व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो, उसका असर पड़े। अब यहाँ से देखेंगे राजा निर्वंशिया शुरू हो रहा है। ठीक है, तो राजा निर्वंशिया जो है ये 1957 में कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह है। ठीक है, अब उस कहानी संग्रह में टोटल कितनी कहानी है, 12 कहानियां हैं। ठीक है, ये 12 कहानियां आप देख सकते हैं। 12 कहानियां तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो कुछ इंपोर्टेंट कहानियां वो दिया गया है। देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज, राजा निर्वंशिया भी उस कहानी में संग्रह मतलब है। कथासार देख लेंगे। कथासार क्या है, राजा निर्वंशिया की पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा, जो कि मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ था नोट्स के रूप में, ये भी देख सकते हैं, ये भी मैंने किया हुआ था। फिर मुख्य पात्र आप यहाँ से देख लीजिए, जो कि मैंने ऑलरेडी वहाँ नोट्स में बना दिया है, यहाँ सब देख सकते हैं। फिर अब हम बात कर लेते हैं इधर थोड़ा सा कुछ इसके की पॉइंट्स की। ये भी हम लोग देखे हुए थे। राजा निर्वंशिया, संतानहीन राजा, गौड़ पात्र देख सकते हैं, कथावाचक, मैट्रिक पास किया है, जमुना सुनार हैं, चाची हैं। फिर इसके बाद से आगे चाची एक आदमी रहती हैं, मतलब महिला रहती हैं, जो कि ताना मारती हैं उसको। फिर नीचे आते हैं, अब यहाँ से प्रमुख उद्धरण देखेंगे। ठीक है, यहाँ यहाँ आप देखेंगे, आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है, जो निश्चय ही इस संक्रांति काल की देन है, जिसने एक ओर यदि हमारी संवेद शक्तियों पर दबाव डाला है, तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। नई कहानी की एक और उपलब्धि है नई भावभूमियों का सृजन। ये देख रहे हैं ना, नई भावभूमियों का सृजन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ, पता चल जाएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है ना कि आपको पहले तो अपना शॉर्ट नोट्स देना, उसके बाद दूसरा क्या है कि आपको जो मूल कहानी है उसको पढ़ा देना, फिर तीसरा क्या है किसी अन्य किताब के द्वारा जो की पॉइंट्स हैं उसको भी आपको बताना, फिर चौथा क्या है कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने हैं ना वो आपको एज इट इज आपको अभी के अभी सामने दिखा देना। तो इस क्रम में फिर अब आगे देखेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा। फिर मैंने कहा था ना कि इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। ये भी देखिए, चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी को अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो, नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। अब हम आगे फिर देख लेते हैं आगे की कुछ इंपॉर्टेंट पंक्ति आप यहाँ से देखेंगे। इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ ये भी देख लेंगे, फिर ये भी देख लेंगे। रात के सन्नाटे में दो बातें थी, जगपति वगैरह। ठीक है, उसे लगता था जैसे मानकर चंदा का पति तो अभी छीन लेगा, मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया है। ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है क्योंकि एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन आप देख लेंगे और आप इसको नोट्स में नोट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। औलाद की ही तो वो स्नेह की धुरी है, जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन
के दलदल से पार ले जाती है, नहीं तो हर औरत एक वेश्या है और हर आदमी एक वासना का कीड़ा। देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट पंक्तियां और प्रभावपूर्ण पंक्तियां हैं जो सीधे हृदय पर प्रभाव डालती हैं। फिर आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले मर चुका था। फिर देखते हैं किसी ने मुझे मारा नहीं है, सबसे लास्ट में की पंक्तियां मैंने आपको बताया ही था। अब हम नीचे बात कर लेते हैं क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि दिसंबर 2025 यूजीसी नेट में ये पीडीएफ जो है ना उसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप क्या करते हो, कमलेश्वर ने राजा निर्वंशीय की भूमिका में नई कहानी की उपलब्धि के रूप में किसका उल्लेख किया है? तो नई भाव भूमियों का सृजन आप उस नोट्स में मेंशन था। और देखिए ये क्वेश्चन कब का, दिसंबर 2025, अभी 26 चल रहा है, यानी लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन नई भाव भूमियों का सृजन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगला एक और क्वेश्चन जो कि जून 2025 में पूछा गया था। आप यहाँ से देखिए, इसका मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिया है। तो जून 2025 में पूछा गया था कौन सा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सीता, किरण, चंदा, अनीता, इधर क्या है, राही, दुलाईवाली, कानों में कंगना, राजा निर्वंशिया। तो चंदा किसका है, राजा निर्वंशिया। तो सी का चौथा हम किस में देख रहे हैं, 2 में देख रहे हैं। इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब ये दो तो यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं सीता। तो सीता किसमें, दुलाई वाले में है, 1 का 2। तो 1 का 2 इसमें है, जबकि 1 का 2 इसमें नहीं है। तो सही जवाब मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं ना, तो सीता जो है ना वो दुलाई वाली में है, इसकी उम्र 10-12 वर्ष रहती है, आप ध्यान दिए होंगे, दुलाई वाली में है। उसके बाद से किरण की बात कर लेते हैं, कानों में कंगना में है, कानों में कंगना में है। चंदा की बात कर लेते हैं, तो चंदा राजा निर्वंशिया में है, राजा निर्वंशिया में है। अब हम बात कर लेते हैं अनीता। तो अनीता जो है ना राही में है, क्योंकि अनीता स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी रहती हैं। तो इनका वर्णन जो है ना राही में मिलता है, राही कहानी की वो नायिका हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। मिलेंगे अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।